हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन स्कूल। मैं हूँ प्रज्ञा पोपटे और आज हम सीखेंगे वारिस कौन। वारिस यानी उत्तराधिकारी। और ये कहानी लिखी है विभा रानी ने। तो सबसे पहले उनका हम परिचय देख लेते हैं। उनका जन्म हुआ 1959 को मधुबनी, जो बिहार में है। अब उनका परिचय देखते हैं। बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। ये जो दोनों भाषा है, हिंदी और मैथिली, उनकी राष्ट्रीय स्तर पर विभा रानी लेखिका है। इन्होंने विभा रानी ने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। इन्होंने बहुत अच्छे से ये कहानी, गीत, अनुवाद मीन्स ट्रांसलेशन, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में बहुत अच्छे से इन्होंने ये सब लिखा है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। और वो आज भी महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य क्षेत्र में काम कर रही है। और उनकी प्रमुख कृतियाँ क्या है? चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएं, गोनू झा के किस्से, ये कहानी संग्रह है। ये इनके कहानी संग्रह है। अगले जन्म मुहे बिटिया न की जो, ये नाटक है उनका। समरथ ज्ञान द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद इन्होंने लिखा है। बिल टेलर की डायरी आदि। देखो, इन्होंने इतनी सारी बुक्स लिखी है। अब कुछ गद्य संबंधी देखेंगे। गद्य यानी जो कहानी है वारिस कौन, इसके संबंधी क्या है, तो ये हम देखेंगे। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। मतलब हमें कोई चांस मिला तो वो हमें उसे अच्छे से निभाना है। ऐसे नहीं कि बस किसी ने हमें कोई जवाबदारी सौंप दी है और हमने वो अच्छे से नहीं किए हो। तो ये सभी इस कहानी में है। तो चलिए देखते कि आगे की कहानी क्या है। ठीक है। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। अब एक राजा था और उसकी 4 बेटियां थी। अब राजा ने सोचा कि सभी को तो अपना राजपाट नहीं दे सकते, पर जो सबसे बुद्धिमान होगी, जो सबसे बुद्धिमती होगी, उससे ही वो अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो कि सबसे बुद्धिमती लड़की कौन है? वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया और वो सोचने लगा कि सबसे बुद्धिमती लड़की कौन होगी। तो फिर वो सोचने लगा और उसे सोचते सोचते एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। अब उसे एक उपाय सूझ गया और उसने चारों बेटियों को अपने पास बुलाया और सभी लड़कियों को गेहूं के 100 दाने राजा ने दिए और कहा, जब मैं वापस मांगूंगा 5 साल बाद तो तुम्हें यही गेहूं के दाने देने हैं। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट गई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? अब एक जो बड़ी बहन थी उसने क्या किया कि ये दाने लाए, गेहूं के 100 दाने लाए और खिड़की के बाहर फेंक दिया। और उसने सोचा क्या 5 साल बाद पिताजी को ये 100 गेहूं के दाने की याद रहेगी?
पिताजी तो सब हमें तो बहुत कुछ देते हैं, तो ये गेहूं के दाने की क्या बात है। ऐसे उसने सोचा और खिड़की के बाहर फेंक दिया। और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। और अगर पिताजी को 5 साल बाद याद रहा तो क्या हुआ, भंडार से मैं गेहूं के दाने पिताजी को दे दूंगी। ऐसा बड़ी बहन ने सोचा। दूसरी बहन ने दानों को चांदी के एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। और जो दूसरी बहन थी उसने बोला कि अब पिताजी ने तो ये गेहूं के दाने दे दिए हैं, तो इसे संभाल कर रखना चाहिए क्योंकि 5 साल बाद पिताजी मांगने वाले हैं। तो उसने चांदी के एक डिब्बी में उस 100 गेहूं के दाने को डाल दिया और मखमल की थैली में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। और जो उनकी जैसे कि हम कब्बर्ड, संदूकची कब्बर्ड जैसा है, तो उसमें उसने डाल दिया ताकि संभल कर वो गेहूँ रह जाए। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। और जब 5 साल बाद पिताजी मांगेंगे तो ऐसे अगर मैंने रख दिया चांदी के डिब्बी में तो गेहूँ अच्छे रह जाएंगे, तो और 5 साल बाद जब पिताजी मांगेंगे तो दे दूंगी। ऐसे दूसरी बहन ने सोचा। अब तीसरी ने क्या सोचा, तीसरी बहन बस सोचती ही रही कि इसका क्या करूँ। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। जो तीसरी बहन थी वो सोचने लगी कि ये दाने का क्या करूं, और वो सोचती रह गई। और जो सबसे छोटी बहन थी वो थोड़ी शरारती थी, तो उसने सोचा कि क्या करूं। उसे भुने हुए जो गेहूं थे, वो गेहूं के दाने थे, वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो उसने वो भुनवा कर खा भी डाले। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, ज़रूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली ज़मीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया था। अब जो तीसरी वाली बहन थी वो थोड़ी समझदार भी थी, और उसने बाकी बहनों की तरह सोचा तो था कि कुछ न कुछ करूं, लेकिन फिर उसे लगा कि पिताजी ने यूं ही ये दाने नहीं दिए हैं, उसका ज़रूर कोई मकसद होगा। फिर उसने खिड़की से वो दाने फेंक दिए और फिर वक्त रहते ही उनको अंकुर आए, फिर फसल उगी, फिर उसको और भी ज़्यादा गेहूँ हो गए। और 5 साल में तो उसने बहुत सारे गेहूँ, वो 100 दानों के गेहूं से तैयार कर दिए। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? अब 5 साल बाद राजा ने अपनी बेटियों को बुलाया, चारों बेटियों को बुलाया और बोला कि 5 साल पहले मैंने तुम्हें गेहूँ दिए थे और वो गेहूँ के दाने कहाँ हैं? 100 गेहूँ के दाने अब तुम मुझे लौटा दो। तो बड़ी राजकुमारी भंडार घर में गई और गेहूँ के 100 दाने लाए और बोला कि ये लीजिए पिताजी, वो 100 दाने यही है। पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा तो उसने सच्ची बात बता दी। पहले तो बोला कि हाँ पिताजी, ये जो आपने दिए थे वही है, पर राजा को पता था कि ये 5 साल तक ऐसे ही नहीं रह सकते। तो फिर राजा ने एकदम कड़क होकर बोला कि क्या ये वही दाने हैं? तो उसने सब सच बातें बता दी कि पिताजी, ये भंडार घर से दाने मैंने ला दिए हैं।
राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ है? दूसरी राजकुमारी ने अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोल कर देखा, दाने सड़ गए थे। अब जो दूसरी वाली थी उसने एकदम चांदी के डिब्बी में, मखमल की थैली में, संदूकची में डालकर वो दाने संभल कर रखे थे, लेकिन 5 साल तक वो दाने सड़ गए थे। जब राजा ने देखा तो वो दाने सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। और तीसरी को पूछा कि तुम्हारे दाने कहाँ हैं? तो उसने बोला कि मैं अभी नहीं दिखा सकती, आपको कल मैं लेके जाऊँगी जहाँ पे मैंने वो गेहूं के दाने रखे हैं। राजा ने चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं, आप तो जानते ही हैं ना, मुझे गेहूं के दाने भुने बहुत अच्छे लगते हैं। 100 में से भुनवा कर खा गई। तो उसने चौथी ने बोला कि आप तो जानते ही हैं ना पिताजी कि मुझे भुने हुए गेहूं के दाने कितने अच्छे लगते हैं। तो 100 मैंने गेहूं के दाने को भूनकर खा लिया, और क्या 100 दानों की पड़ी है आपको? भंडार में तो कितने सारे गेहूं के दाने हैं। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। अब राजा ने तो सोचा था कि जो बुद्धिमान होगी, जो सबसे अच्छे से रखेगी, उसको मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा, लेकिन किसी ने भी अच्छे से आंसर नहीं दिया था, किसी ने भी उन्हें अच्छे से संभाल कर नहीं रखा था। तो राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उससे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी, क्योंकि उससे गेहूं दिखाए नहीं थे, तो तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद अब राजा को बची हुई थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के दाने कहाँ है। अब तीसरी राजकुमारी दूसरे दिन राजा के पास आई और बोली कि पिताजी, वे दाने कहाँ है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेती की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुमने मुझे कहाँ के चक्कर लगवाओगी? तो अब राजा ने अब कि बेटी, तुमने वो 100 दाने कहाँ रखे हैं गेहूं के? वो 100 दाने के चक्कर में तुम मुझे कहाँ के चक्कर लगवा रही हो? तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वो 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने है। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। अब जब तीसरी लड़की ने राजा को खेती की तरफ ले आई, वो तीसरी लड़की, तो राजा को एकदम फ्रेश लगने लगा, अच्छा लगने लगा, और जो खेती हरी भरी देखकर उसे बहुत खुशी भी होने लगी। और राजा ने एकदम हैरानी से राजकुमारी की तरफ देखा। तो राजकुमारी ने बोला कि पिताजी, जो आपने वो 100 दाने दिए थे, देखिए आज 5 साल बाद वो लाखों लाख दाने के रूप में आपके सामने है। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उससे गले लगा लिया, क्योंकि उसे बहुत खुशी हुई राजा को कि चलो, तीसरी बेटी तो भी मेरी
अच्छी निकली, मतलब उसने थोड़ी मेहनत की, अकल लगाई, ऐसा करके ऐसा सोचकर राजा को बहुत खुशी हुई और राजा ने फिर तीसरी लड़की को गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। अब जो मेरा राज्य है वो सब राज्य अब तुम संभालोगी, क्योंकि राज्य कोई भी संभाल सकता है क्या, उसके लिए थोड़ा बुद्धिमान होना पड़ता है। तो जो तीसरी लड़की थी उसने अपने बुद्धि का अच्छे से यूज़ किया और 100 दानों को बोकर 5 साल में लाखों लाख दाने उसने तैयार किए थे। तो इसी तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इस पार्ट को लेकर अगर आपको कोई शिकायत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।